एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। सर्वेणां सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है नेचुरोपैथी से अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन पैथी शब्द क्या है? पैथी शब्द है, पैथी का अर्थ होता है चिकित्सा पद्धति। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ऐसे ही आयुर्वेद भी एक पैथी है जिसमें औषधियाँ दी जाती है, रोग का निदान होता है और उस पर औषधियाँ देते हैं। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा एक्चुअल में कोई पैथी नहीं है, ये जीवन की पद्धति है। क्योंकि इसमें जितने भी क्रियाएं हैं, इनमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो रोग के साथ चलती है, रोग के अनुसार चलती है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि न तो रोग पर निर्धारित है, न औषधि पर निर्धारित है। इसका सिद्धांत सब दवाइयाँ, सब पद्धतियों से एकदम अलग है। और वो क्या है? वो ये है कि इस पद्धति के जो सिद्धांत हैं वो सबसे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं समझिए। पहली बात तो ये मान के चलते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किसी औषधि की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन पद्धति ठीक है तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रहने की शक्ति परमात्मा ने स्वयं ही शरीर में दे करके भेजी है। उसके लिए हमको कहीं बाहर से शक्ति लानी नहीं है, न कोई औषधियाँ चाहिए न और कुछ चाहिए। ये सबसे बड़ी बात प्राकृतिक चिकित्सा की है। और क्योंकि ये सिद्धांत हम मान के चलते हैं तो फिर रोग होते क्यों हैं, ये भी तो प्रश्न आएगा ना। प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोग होते हैं केवल एक कारण से, वो है शरीर में विकारों का संग्रह। शरीर की प्रकृति है कि सब प्रकार के विकारों को शरीर के बाहर निकाल देना चाहता है। अब देखिए कि शरीर में जितने छेद हैं, आँखों में, नाक में, कान में, मुँह में, और मल त्याग करते वक़्त, मूत्र त्याग करते वक़्त, सब जगह जितने भी छेद हैं, सब जगह से गंदगी निकलती रहती है। कोई-कोई तो यहाँ तक कह देते हैं कि शरीर गंदगी का घर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये परमात्मा का मंदिर है और परमात्मा के मंदिर में से भी जो गंदगी पैदा हो जाती है किसी न किसी कारण से, वो निकाली ही जाती है। तो ये शरीर भी हर समय, हर प्रयत्न ये करता है कि इसकी गंदगी बाहर निकले, और हर छेद से निकलती है। कान से भी, नाक से भी, आँख से भी, मुँह से भी, सब छेदों से गंदगी बाहर निकलती है। तो शरीर का धर्म ही है कि गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलत आदतों की वजह से और गलत तरीकों की वजह से गंदगी को शरीर में एकत्रित कर लेते हैं। ये गंदगी कुछ हम लोग बाहर से डाल भी लेते हैं और कुछ शरीर में खुद ही पैदा होती है। उस शरीर में जो पैदा होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि शरीर में जितने भी अंग हैं वो एक एक अंग अरबों अरबों सेल से बना हुआ है, और ये सेल लगातार टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। टूटने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ गंदगी पैदा होती ही है। इस गंदगी को रोकना और इस गंदगी को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। ये गंदगी बाहर निकलती है दो तरह से। एक तो नाक के द्वारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और दूसरी यूरिन के द्वारा, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह निकलते हैं। ये निकालने के लिए यही तरीका है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, या तो गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में डाल लेते हैं, और डालने का तरीका तो दो ही है, या तो नाक से डालेंगे या मुंह से डालेंगे, और कहीं से तो कुछ घुस नहीं सकता। हम मुंह से डालते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं, अगर उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है कि शरीर उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, या हमारे दूसरे सिस्टम में जैसे एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी गंदगी शरीर में एकत्रित होती है। लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि शरीर की गतिविधि करीब-करीब ज़ीरो ज़ीरो सी हो गई है,
और दिन दिन विज्ञान जो चीज़ें उन्नत करके हमारे हाथ में देता चला जा रहा है, उसकी वजह से और भी शारीरिक परिश्रम कम होता चला जा रहा है। जितना हमारा शारीरिक परिश्रम कम होगा, उतना ही शरीर में विकार एकत्रित होने की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा, अगर हमारा खान-पान ठीक नहीं है, तो शरीर में खान-पान के द्वारा विकार नए भी चले जाते हैं। जैसे अगर तली हुई चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, रिफाइंड खाना खाते हैं, जो शरीर में जाके चिपकता ही है, जल्दी बाहर निकलता ही नहीं है। वो सब भी कष्ट पैदा करने वाले हैं, विकार पैदा करने वाले हैं। ये विकार जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो शरीर अपनी तरफ से एक प्रयास और करता है, और वो प्रयास करता है रोग के रूप में। जब मान लीजिए एक छोटा-सा रोग लेते हैं, हम जुकाम लेते हैं। जुकाम होने पर क्या होता है? गले से कफ निकलता है, नाक से गंदगी निकलती है। ये एक्स्ट्रा गंदगी निकालने का शरीर का एक तरीका है। गला खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, सबसे बड़ी बात। जब भूख लगना बंद हो गई, तो एक तरह से शरीर ने आपको संकेत दे दिया कि अब और भोजन मत भेजिए, मत डालिए शरीर में भोजन, क्योंकि जो भोजन इस समय आप डाल रहे हैं, विकार बन रहा है, मत डालिए। ये बिल्कुल सीधा-सीधा सिद्धांत है कि शरीर में विकारों के एकत्रित होने से, उनकी मात्रा बढ़ने से शरीर रोगी होता है, एक। और दूसरा क्या हुआ कि रोग जो हैं, छोटे रोग जिनको जैसे जुकाम है, डायरिया है, सर्दी लग गई, हल्का बुखार आ गया, ये जितने भी रोग हैं यहाँ से लेकर के टाइफाइड तक, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका काम ही ये है कि शरीर से विकारों को निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं उल्टा? उल्टा क्या करते हैं कि उसको रोग मानकर और दवाई से उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। शरीर तो ये कोशिश कर रहा है विकारों को निकाल दें, और हम ये करते हैं कि दवाई डाल कर के या कोई औषधि वगैरह काम में लेकर के उस रोग को भीतर दबा देते हैं। निकलने नहीं देते, विकार को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तब क्या होता है कि ये विकार एकत्रित होते एक बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाया, आखिर जाकर के किसी न किसी बड़े रूप में निकल जाता है और बड़ी बीमारी हो जाती है। ये शरीर में रोगों का सिद्धांत है, रोग होते इसलिए हैं। अब शरीर क्योंकि ये प्रयत्न कर रहा है कि विकारों को बाहर करे रोग के द्वारा, ये अंतिम प्रयास है शरीर का कि विकारों को बाहर निकालने के लिए वो छोटे रोग उत्पन्न करता है। छोटे रोगों के द्वारा शरीर के विकार बाहर निकाले जाते हैं। और विकार एकत्रित होने का एक कारण मैंने बताया कि गलत भोजन, गलत व्यायाम, गलत विश्राम, विश्राम भी ठीक से नहीं करते, और इसका परिणाम ये होता है कि विकार और विकृत होते चले जाते हैं। विकृत होने से और बड़े रोग पैदा होते हैं। अब इससे मुक्ति कैसे पाएँ? रोग हो गए तो क्या करें मुक्ति पाने के लिए? तो यहाँ ये बड़ा आराम है कि जो विकार, जो रोग उत्पन्न होने का कारण है, वहीं से प्रहार करते हैं, उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो शरीर अपना प्रयास कर ही रहा है, उसको हम रोकें नहीं, औषधियों वगैरह के द्वारा रोकें नहीं। क्यों? कि औषधियाँ खुद ही अपने आप में एक विकार है और नए विकार पैदा करती हैं। तो कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। कभी कीचड़ से कीचड़ धुल सकता है क्या? गंदगी से गंदगी साफ नहीं होगी। दवाइयाँ तो एक नई गंदगी और पैदा हो जाती है। हमको करना क्या है? उल्टा चलना है। उल्टा चलने के लिए क्या करना है? विकारों को निकालना है, उनका लेवल कम करना है। जब हम लेवल कम करेंगे, तो उसमें 2 ही रास्ते हो सकते हैं ना। एक तो नए का प्रवेश बंद करें और एक पुराने को बाहर निकालें। पुराने को बाहर निकालने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ छोटी-छोटी विधियाँ हैं। ये बहुत बड़ी विद्या नहीं है, बहुत छोटी-छोटी विधाएँ हैं, छोटे-छोटे तरीके हैं। स्टीम बाथ दे दो, एनिमा दे दो, पट्टियाँ लगा दो, गरम-ठंडा सेक करो, कुछ व्यायाम करो ऐसे जिससे कि वो विशेष तौर से विकार बाहर निकल सकें।
ये छोटा-सा सिद्धांत है और इतना सरल है ये सारा सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा इंटेलिजेंट हो, तो 1-2 महीने में भी सीख सकता है। और इसके साधन भी हर जगह उपलब्ध हैं। साधन इसके इतने आसान हैं, कौन-सा घर ऐसा होगा आज के ज़माने में जिसमें कि 2-3 चद्दर ना हो, 2-4 तौलिए नैपकिन ना हो, 2-4 कंबल ना हो, 2-4 चद्दरें ना हो। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से चिकित्सा होती है। और यंत्र अगर खरीद के बाहर से कुछ लाना पड़ता है, तो केवल एक एनिमा का यंत्र, जो 200-250 में मिल जाता है। इतना सरल ये काम है, इतना आसानी से सीखा जा सकता है कि कोई भी 1-2 महीना प्रयास करे तो सीख सकता है। बड़े-बड़े चिकित्सालय बनाए गए हैं, उसमें जो चिकित्सा होती है, वो अपन में घर में भी कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा आराम है, इसलिए खर्चा भी कुछ नहीं है, खर्चा बहुत कम है। इसके आप खुद डॉक्टर बन सकते हैं, बिना किसी विशेष प्रयास के। खाली एक बार सीखने की ज़रूरत है। आप सोच के देखिए कि 1-1 महीने का जो कोर्स मैं करता हूँ, अभी इसके विषय में आपको बाद में विस्तार से बताएँगे। 1-1 महीने का कोर्स जो मैं करता हूँ, उसी में कितने ही घरों में प्राकृतिक चिकित्सा का एडॉप्शन शुरू हो गया। और एडॉप्ट करने के बाद में उनके घरों में डॉक्टरों का आना-जाना, दवाइयों का चलन बहुत सारा कम हो गया, रोगी होना बंद हो गया। एक करना क्या होता है, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन मैं नहीं माँगता हूँ, बहुत थोड़ा-सा परिवर्तन चाहता हूँ। थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा व्यायाम करिए और थोड़ा भोजन परिवर्तित करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाज़ार से और कुछ खरीद के लाइए, जो आप घर में काम में लेते हैं वही भोजन है। चेंज क्या करना है, सिर्फ़ उसको अपने घर में बनाने का तरीका परिवर्तित करना है। ऐसे बनाइए जिसमें भोजन में विकार पैदा ना हों, जो हमारे शरीर में जाएँ। ऐसा बनाइए कि भोजन विकारों को निकालने वाला बन जाए। और जब शरीर खुद अपने प्रयास से विकारों को निकाल रहा है, छोटी-मोटी बीमारी हो जाती है, उस समय हम विकारों को शरीर में प्रवेश करना बंद कर दें। और विकारों को कम करने का क्या तरीका है? अगर आपके घर में गंदगी हो गई है, मान लीजिए आप चले गए 2-3 महीना के लिए कहीं बाहर, लौट के आए, तो घर में थोड़ी बहुत धूल वगैरह तो हो ही जाती है, उसको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं? 2 काम कर सकते हैं, तीसरा कोई काम नहीं है। 2 काम क्या है? विकारों को, जो घर में गंदगी इकट्ठा हो गई उसको बाहर निकालो, नई को मत आने दो। इतना ही तो करना है। यही बात हमको अपने शरीर में करना है कि निकालो पुरानी को, नई भीतर मत आने दो। हमारे मुँह के अलावा नाक के द्वारा भी गंदगी भीतर जाती है, वो जाती है साँस के साथ। अब आजकल शहरों में इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली जैसे शहर में तो रहना बहुत गंदी जगह में रहने के बराबर हो गया। और दिल्ली अकेली के ये हाल नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, बम्बई, सब, यद्यपि बम्बई समुद्र के किनारे है, कितने विकार उसकी हवा के साथ चले जाते हैं, कितना पॉल्यूशन हवा के साथ बाहर हो जाता है, फिर भी हर चीज़ के साथ पॉल्यूशन जुड़ा हुआ है। और ये पॉल्यूशन हमारी सांस के साथ भीतर जाता है, इससे लंग खराब हो जाते हैं। इसको निकालने का भी और इसको रोकने का भी परमात्मा ने शरीर में बहुत बंदोबस्त करके दिया है। कैसे, सुनिए। नाक में रोएँ दिए हैं, बहुत सारी रेत कचरा उसमें रुक जाए। यहाँ ट्रेकिया है, ट्रेकिया में म्यूकस दिया है, बहुत सारा कचरा उसमें चिपक जाता है। फिर साँस बाहर निकलने का और जाने का एक ही रास्ता बनाया है, ताकि इस रास्ते से जितना कचरा आकर के यहाँ इकट्ठा हो गया नाक में या ट्रेकिया में, इधर से ही वापस निकले। अगर वो हवा और कहीं से निकलती, तो कचरा जमा होता जाता और
चोक हो जाता, बंद हो जाता। ये सब व्यवस्थाएँ बनी हुई है शरीर में। प्राकृतिक चिकित्सा इनको सहारा देने का काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा इनको इनकी गति को बढ़ाने का काम करती है। जबकि दूसरी प्रकृतियों में जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ विकारों को निकालती नहीं है, विकारों को एकत्रित करती है, विकारों को दबा देती है और उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। प्राय आयुर्वेद के लोग कह देते हैं, हमारी दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कोई भी दवाई संसार में ऐसी नहीं है, जिसको लेने से उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई ही नहीं है, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की कितनी खूबियाँ हैं कि एक तो जीवन पद्धति बन जाती है, दूसरा सीखना आसान है, तीसरा करना आसान है, चौथा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको लंबे-लंबे टेस्ट के लिए और रिपोर्टों के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ एडवांटेजेस हैं और इसलिए हम प्राकृतिक चिकित्सा को चिकित्सा नहीं कहकर, एलोपैथी नहीं कह कर के जीवन पद्धति कहते हैं। और साधारण जीवन पद्धति से इसमें अंतर क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। थोड़ा व्यायाम चाहिए, खान-पान थोड़ा ठीक कर लीजिए और एक दूसरी बाहर की बात भी है, मन को भी ठीक रखिए। आज आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, एलोपैथी वाला, आयुर्वेद वाला, आपकी बात सुनेंगे, सुन के आपको दवाई दे देंगे या टेस्ट लगा देंगे और छुट्टी। कोई ये नहीं कहता तुम्हारा मन खराब है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा इसकी भी बात करती है। एक तरह से ये होलिस्टिक सिस्टम है। होलिस्टिक का अर्थ आप जानते हैं? टोटल सिस्टम, जो स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुरूप बनाया गया है। स्वास्थ्य की परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या? स्वास्थ्य की परिभाषा है ए सेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। चारों चीज़ें हैं। लोग अधिकतर लोग चिकित्सा करने वाले पहला काम ये करते हैं कि फिजिकल रोग को मिटाने की कोशिश करते हैं। मिटता नहीं है, दबा दिया जाता है। उसके लक्षण मिट जाते हैं, रोग की जड़ नहीं कटी है, वो तो वही है। जड़ कौन सी बताई थी? विकार। विकार तो वही है, उनको तो निकाला नहीं। चलिए, बहुत आगे करेंगे तो मेंटल। मेंटल में भी ये दो तरह के मेंटल डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास अलग से जाइए। वो दोनों तरह के मेंटल डॉक्टर क्या करेंगे, आपको देंगे या तो दवाई दे देंगे, साइकियाट्रिस्ट, या आपकी बात सुनेंगे, सुन के आपकी मन की कोई ग्रंथि छिपी हुई है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दो तरह के मन के रोग मिटाने वाले हैं। लेकिन तीसरा और चौथा, सोशल और स्पिरिचुअल, इसकी बात अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं करता है। और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ की डेफिनेशन बनाने वाले कोई पागल नहीं थे, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इकट्ठा होकर के 20वीं शताब्दी में डेफिनेशन बनाई है। स्पिरिचुअल की बात कौन करेगा? प्राकृतिक चिकित्सा ये भी करती है। हर कदम कदम पर मैंने आपको जितनी बातें बोली उसमें कितनी बार ये शब्द काम में लिया है कि परमात्मा ने हमको ये शक्ति दी है, प्रकृति ने हमको ये शक्ति दी है। ये स्पिरिचुअल बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। अगर हमारे बीमार होने का कारण हमारे कर्म नहीं है, कोई वायरस है, कोई मौसम है, कोई छूत-छात है, कोई बैक्टीरिया है, तो हम तो फ्री हो गए। कृष्ण भी झूठे हो गए, हम सच्चे हो गए। कृष्ण तो झूठा नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता है। कृष्ण झूठा नहीं होता, उसने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। तो ये स्पिरिचुअल जोड़ने के लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
स्पिरिचुअल रोगों की वजह से मन के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्पिरिचुअल कमी की वजह से सोशल स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर सब तरह से ठीक चारों अंग चाहिए तो प्राकृतिक चिकित्सा एकमात्र ऐसा उपाय है जो चारों अंगों को मिला करके बात करता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को मैं चिकित्सा कहता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ लाइफ स्टाइल है। और इस लाइफ स्टाइल में साधारण लाइफ स्टाइल से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, खाली 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। शरीर को हिलाओ डुलाओ, ज़्यादा आराम से मत रखो, उससे काम कराओ, व्यायाम करो, खान पान ठीक करो। और खान पान ठीक करने के लिए देखिए, हमारे जो कोर्स चलता है इसमें एक एक टॉपिक को हम एक एक दिन में निपटाते हैं, लेकिन भोजन का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कम से कम 2 दिन लगाते हैं और कभी कभी तो 2.5 दिन भी लग जाते हैं। क्यों कि इस चिकित्सा पद्धति में भोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गलत भी नहीं है। 1600-1700 वर्ष पहले 1600-1700 वर्ष पहले एक वैद्यराज हुए थे उज्जैन में। उन्होंने आयुर्वेद का एक सूत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवने। अर्थ क्या है इसका, मतलब क्या है? मतलब कहते हैं यदि भोजन सही है, भोजन सती है, पथ्य माने भोजन, भोजन सही है, सती है, तो किसी औषधि की जरूरत नहीं है। और भोजन असती है तो भी किसी औषधि की जरूरत नहीं है। ये क्या बात? भोजन अच्छा है तो भी औषधि नहीं चाहिए, भोजन अच्छा नहीं है तो भी औषधि नहीं चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर भोजन ठीक है तो आप कभी बीमार होंगे ही नहीं, तो औषधि किस लिए चाहिए? अगर भोजन ठीक नहीं है तो आप कितनी भी औषधि खा लीजिए, ठीक आप होंगे ही नहीं, तो फिर औषधि को क्या करना है? एक एक सूत्र में आयुर्वेद ने इतनी बड़ी बात कह दी है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवने। तो इसलिए भोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भोजन के विषय में भी कई प्रकार के भ्रम हैं। कोई कहता है कि ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ, कोई कहता है ये मिला के खाओ, कोई कहता है ये मिला के मत खाओ, और कोई कहता है ये वात है, कोई कफ है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है। और ये भ्रांतियाँ वहीं समाप्त नहीं हो गई है, आयुर्वेद में ही समाप्त नहीं हो गई है, एलोपैथी में ही समाप्त नहीं हो गई है, रोज रोज नई भी पैदा हो रही है। कोई अचानक आकर कहते हैं आज से चिकनाई खाना बंद, चिकनाई खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। और अब वो लौट के वापस आ गया, चिकनाई जरूर खाइए, चिकनाई चिकनाई खाइए, फैट खाइए, उससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, परिवर्तन। कभी आते हैं कोई स्टार्च मत खाइए, नो कार्ब, और कभी आते हैं बिना स्टार्च के आपकी एनर्जी कहाँ से आएगी? माने लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, भ्रम होता रहता है। वेगन डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मत खाइए, छोड़ दिया, शरीर ऐसा क्रश होने लगा, बिल्कुल नर्वस सिस्टम बेकार हो गया, तब चेते क्या हुआ, ये गड़बड़ कैसे हो गई। ऐसे इस तरह के फैट्स भी हैं जो रोज नए बनते हैं, रोज नए आते हैं, रोज खत्म होते हैं, और फिर घूम फिर के किसी और शक्ल में, किसी और नाम से, किसी के एटकिन डाइट के नाम से, कोई कीटो डाइट के नाम से, और किसी के नाम से जुड़ जुड़ के आता रहता है। लोग कहते हैं वो नया सिद्धांत आ गया। कोई इतिहास में जाकर के पीछे देखे तो लगता है कोई नया सिद्धांत नहीं है, पुराना घूम के फिर आ गया। ये सब भोजन के बारे में इतना विचार होना चाहिए जितना हम लोग करते नहीं हैं। भोजन के विषय में हमारा, और मैं ये जो बात कर रहा था इसका पर्पस क्या है, ये कहना था कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत अधिक कन्फ्यूज़न है। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या सुबह खाएं, क्या शाम को खाएं, क्या शाम को नहीं खाएं, क्या सुबह नहीं खाएं, ब्रेकफास्ट इतना करो, लंच इतना करो,
डिनर हल्का करो। इतने इतने भ्रम पैदा कर दिए हैं, और कोई कहता है बराबर करो। कोई कोई किसी प्रकार से गणित करके, कोई हिसाब बिठा करके कोई आदमी आसानी से ये नहीं कह सकता है कि कितना खाएं, क्या खाएं। मेरे हिसाब से प्राकृतिक चिकित्सा केवल मात्र एक पद्धति है जो कहती है क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, खत्म। ये अगर आप सिस्टम ठीक पकड़ लेंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे। किसी किसी के देखिए, इसके बावजूद भी आखिर तो शरीर को जाना है। ये शरीर अमर नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसको जाना है, जाने के लिए कुछ न कुछ कारण तो बनेगा, कोई बात नहीं। परंतु हम ये चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत ये कहता है कि, या यूँ प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है, एक डॉक्टर साहब प्रसिद्ध है, उन्होंने ये कहा है कि हम जीते बहुत कम हैं और मरते बहुत ज़्यादा हैं। जीते बहुत थोड़े समय तक हैं और मरते खूब लंबे समय तक हैं। तो वो कैसे कि जीते हैं बहुत थोड़े समय तक और मरते नहीं हैं, मरते रहते हैं। दवाइयाँ खा कर के जिंदा रहते हैं। कोई ब्लड प्रेशर की दवाई है, कोई डायबिटीज़ की दवाई है, कोई थायराइड की दवाई है। ऐसी दवाइयाँ खा कर के जी रहे हैं। और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ आयुर्वेद, आयुर्वेद से ठीक नहीं हुआ होम्योपैथी, उससे ठीक नहीं हुआ तो उसमें, उससे ठीक नहीं हुआ तो उसमें, कोई चाइनीज, कोई और दूसरा तीसरा चौथा, सब तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ आजकल अवेलेबल है और सबकी नकल चल रही है, सब चल रही है। लेकिन क्या हम लोग ज़्यादा जी रहे हैं? जीते हैं बहुत थोड़े दिन और मरते रहते हैं लंबे समय तक। होना क्या चाहिए? जिए बहुत दिन और जाना है उस दिन एक झटके में चले जाएं। न खुद कष्ट पाएं, न किसी और को कष्ट दें। ऐसी लाइफ को लाइफ कहते हैं। और ऐसी लाइफ अगर आपको कोई दे सकता है तो केवल 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 मात्र नेचुरोपैथी दे सकती है। इसलिए नेचुरोपैथी पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन यापन पर ध्यान दीजिए, अपनी पद्धति, जीवन पद्धति को संभालिए। और जीवन पद्धति को संभालेंगे तो आपको, आपका जीवन वही बनेगा जो आप चाहते हैं। एक परिकल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है, जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष जीवित रहो। लेकिन साथ में क्या कहा है? 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर के जीवित रहो। रोगी होकर 100 वर्ष जीना जीना नहीं है। और दवाइयाँ खा करके जीवित रहना तो रोगी होकर जीने के बराबर ही है। इसलिए अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन करिए, प्रकृति की ओर लौट चलिए। एक हमारी पुस्तक है प्राकृतिक जीवन की ओर। ये प्राकृतिक जीवन की ओर महात्मा गांधी को प्राकृतिक चिकित्सा में ले गई। उसमें मिट्टी के प्रयोग शुरू हुए और मिट्टी के प्रयोग से करते करते गांधी जी ने अपने हाथ से 2 किताबें लिख दी और सैकड़ों की तादाद में लेख लिख डाले जो उनकी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। ये, और आज गांधी जी ने सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार इस देश में किया है, सबसे ज़्यादा। उन्होंने कुछ लोगों की सहायता से देश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय बनाया, उर्ली कांचन पूना के पास में। उन्होंने जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करने के लिए लेक्चर दिए, किताबें लिखी, लेख लिखे, अपने जीवन में उसको अडॉप्ट किया। और उनको इतना कॉन्फिडेंस था, वो कहते थे कि मैं तो 125 वर्ष जीने वाला हूँ। इससे पहले अगर एक जुकाम होकर के भी मैं मर जाऊं तो दुनिया को कह देना कि महात्मा झूठा था। जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। किसी रोग से नहीं गए, किसी दुर्घटना से भी नहीं गए, हत्या हो गई। नहीं तो उनको तो 100 वर्ष जीना था। आप भी जी सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब तक जिए तब तक स्वस्थ होकर के जिए।
और जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाए, राम बुला ले, उस दिन चले जाएं। पर राम के बुलावा में भी एक बात है, वो ध्यान से सुनिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, बल्कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक, हाँ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, दैट मीन समझिए कि नहीं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, माने 1880-90 तक की बात है। सारे संसार की औसत जीवन आशा कितनी थी? 28-30 वर्ष। 28-30 वर्ष। और आज कितनी हो गई? करीब करीब 80 वर्ष के ऊपर। बेस्ट जो है, एवरेज भी मेरे ख्याल में 70 से कम नहीं होगा। हमारे देश की जीवन आशा 1947 में कितनी थी? 28.5 वर्ष, जब देश आज़ाद हुआ था। आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था हमारे देश में। उनको ये चिंता सता रही थी कि हिंदुस्तान में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, तो आगे चलकर कुली और सिपाही कहाँ से मिलेंगे। इसलिए एक मार्शल कमीशन बिठाया गया था, ये पता लगाने के लिए और ये रिकमेंडेशन करने के लिए कि क्या करें जिससे हिंदुस्तान की आबादी घटना बंद हो जाए। और 1947 से तो ये बात हमेशा चल रही है, कैसे आबादी को रोकें, और रोक नहीं पा रहे हैं। 1947 तक हमारे देश की औसत आयु 28-28.5 वर्ष थी। आज वो 70 के आसपास पहुंच रही है। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने प्रयत्न किया है, सिद्धांत पूर्वक प्रयत्न किया है, वैज्ञानिक ढंग से प्रयत्न किया है, हाइजीन इंप्रूव हुई है, चिकित्सा पद्धतियां इंप्रूव हुई है, उन सब का सम्मिलित प्रभाव है। जीवन की आशा तो बढ़ गई, लेकिन जीवन नहीं बढ़ा। बिना दवाइयों के जीने वाले, ज़्यादा लंबी उम्र तक पाने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि आबादी जैसे बढ़ती जा रही है, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से हार्ट के रोगी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ के रोगी बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ रहे हैं, थायराइड तो इससे आग लग गई है, हर गली गली में थायराइड। ये सब तो जीवन नहीं बढ़ा है, और जीवन नहीं बढ़ा बल्कि जीवन लंबा तो जरूर हो गया। अब अगर सब कुछ परमात्मा ही कर रहा होता, तो जो लोग 19वीं शताब्दी में जन्म ले रहे थे या 19वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, उन लोगों से परमात्मा की कोई दुश्मनी थी क्या? और आज के लोगों से उनका बहुत प्यार है। उसके लिए तो उस जमाने में भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। बल्कि उस जमाने में लोग भक्त ज़्यादा थे, और आज तो भक्ति करने वाले भी कम हो रहे हैं, नास्तिक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा भी ये कहता है कि आप अपने कर्म सुधारो, तो आप सुखी रहोगे। अदरवाइज मैं भी कोई सहायता आपकी नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहें, तो अपना अपना उत्तरदायित्व खुद संभालिए, अपने कर्म ऐसे करिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका जीवन और लंबा हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, औषधियों पर जी जी कर नहीं मरना पड़े, औषधियों के बिना जी सकें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक सेमिनार 1.5 घंटे का था, वो इस पे आ रहा था, ऑनलाइन आ रहा था। सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उसको मैंने सुना। वो ब्रेन के बारे में था। अभी तक हम लोग या साधारण लोग यही समझते हैं कि खाने पीने से ब्रेन का क्या संबंध है। उन्होंने कहा डिमेंशिया को रोकने के लिए, डिमेंशिया माने भूल जाने की बीमारी, मेमोरी लॉस, उसको रोकने के लिए भी भोजन ये होना चाहिए जो भोजन प्राकृतिक चिकित्सा बताती है। यद्यपि उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जो भोजन बताती है, जो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में बताता हूँ, वही भोजन वो रिकमेंड कर रहे हैं। जंक फूड मत खाओ, रिफाइंड फूड मत खाओ, हरी सब्जियाँ, फल ये ज़्यादा खाओ,
मेवे खाओ और सब कुछ खाओ। सब कुछ खाने का मतलब जो कुछ प्रकृति ने हमको पैदा करके दिया है वो खाओ। कम से कम रिफाइन करो, कम से कम प्रोसेस करो। पार्टली कच्चा खाओ, पार्टली अध पका खाओ। ये सारी बातें भोजन के विषय में, कोई अमेरिका के एक डॉक्टर थे और उनकी पत्नी, दोनों जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सारा लेक्चर दिया था और बहुत सारे लोगों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके डेटा इकट्ठा किए, उस डेटा के बेस पर यह सारा प्रेजेंटेशन दिया था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुखी हो, आप जिए खूब लंबा, मरें उम्र पाकर, और इसमें ये मत सोचिए कि परमात्मा कुछ कर रहा है। परमात्मा तो कहता है आप अपने कर्म अच्छे रखो तो आप सुखी रहोगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप सुखी नहीं रहेंगे। कर्म के अनुसार आपको मिलेगा। राम झरो के बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। ये राम का सिद्धांत है। राम कुछ नहीं करेगा, आप करेंगे। और क्या करेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करिए और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए। चिकित्सा को भूल जाइए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, उसके बारे में सीखिए और सीख करके उसको अपने जीवन में अपनाइए। सुरेश जी, अब जो ध्यानी जी कहना चाहते हैं उनको शुरू कर दीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसमें उत्तर दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ध्यानी जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। और केवल एक चीज कहना चाहता हूं मैं सबको कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हम लोग मर मर के जी रहे हैं, जी के नहीं मर रहे हैं। और मर मर के जी तो रहे, खुद तो तकलीफ भी पा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, परिवार वालों को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सोचने लायक बात है भाई कि अपने मतलब जी के मरना है या मर मर के जीना है। और ध्यानी जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए ध्यानी जी, अब आप अपने जो कोर्स चला रहे हैं उसके बारे में आप 5 मिनट बताइए प्लीज। जी, पहले तो धन्यवाद आप सबको। देखो, बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी के माध्यम से क्लास में मेरे को जुड़ने का सौभाग्य मिला। सूरज जी के साथ साथ उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, 1-1.5 घंटा लगातार खड़े होते हैं और क्लास लेते हैं। चलिए, क्लास की हमारी ऑनलाइन जो क्लासें हैं, नेचुरल क्लास ऑनलाइन 1 महीने का कोर्स हमारा 22 मार्च 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी फीस हमने 1000 रुपये रखी है। किट के सहित किट मिलेगा। इस फॉर्म को आपको जल्दी जल्दी भरना है और भरने के साथ ही ये आपको हमें व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर ये करना है। उसके नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, मेरा नंबर है और मेरे साथ मेरे सहयोगी है MP सिंह जी, दोनों के नंबर दिए हैं। जिन्हें भी कोर्स करना है तो वो जल्दी जल्दी कोर्स के लिए फॉर्म भर दें, क्योंकि पिछले बार सुरेश जी और अन्य लोगों के थ्रू जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, 1 हफ्ते पहले क्लास संख्या फुल हो गई थी। तो अभी जिन्हें भी कोर्स करना है तो कृपया करके व्हाट्सएप पे चार्ट दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं पुनः सुरेश जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सागर, यस सर, क्वेश्चन आए वो चालू कर दो। हाँ सर, एक सवाल है कि 8 साल का बच्चा है जिसको ड्राई कफ है और एलोपैथी की दवाई ले रहा है, लेकिन इसका कोई नेचुरोपैथी में भी इलाज है क्या, पूछना चाह रहे हैं। जरूर इलाज है, बल्कि नेचुरोपैथी में इलाज और किसी में इलाज नहीं है। 8 साल का बच्चा है तो देखिए, ऐसे तो अगर आप हमारा कोर्स कर चुके होते तो मैं आपको बहुत संक्षेप में तुरंत बता देता हूँ। अब क्योंकि नहीं किया हुआ है, इसलिए मेरा कहना यह है कि मैं जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल तो होगा, परंतु आप कितना कर पाएंगे वो आप देखिए। पहला तो ये करिए
कि उसका पता लगाने की कोशिश करें कि कफ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। कफ 2 ही जगह से ओरिजिनेट होता है, या तो छाती में इस जगह से होता है या गले में यहाँ से होता है। तो पहला काम तो ये करिए कि गले पर, छाती पर थोड़ी मालिश करिए। गले पर मालिश करने का तरीका ये है, ऐसे ऐसे करके गले पर मालिश करिए, और इतनी तेजी से मालिश करिए थोड़ा गर्म हो जाए। एक, अगर छाती में उठ रहा है तो छाती पर ऐसे हथेली लगा करके ऐसी तरह रब करिए जोर से। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, एक नैपकिन ले लीजिए गीला करके, और उस नैपकिन को अच्छे से निचोड़ करके दो तीन परत बना करके गले पर लपेट दीजिए, और गले पर लपेट करके उसके ऊपर एक ऊनी मफलर वगैरह कुछ लेकर के अच्छे से ढक दीजिए, उसको लपेट दीजिए, और 2-3-4 परत के बाद उसको 1 घंटा रहने दीजिए। उतनी देर में गले की खराश वराश तो मिट जाएगी। और हो सके नहीं, जरूरत हो तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। अगर छाती पर है तो छाती में भी, छाती के ऊपर एक गीला कपड़ा या नैपकिन पूरा बिछा लीजिए, और उसके ऊपर एक शॉल ले लो, ऊनी शॉल। ऊनी शॉल को 3 परत करके ऐसे लंबी पट्टी बना लीजिए, उसको उसके ऊपर लपेट के ऊपर रस्सी से बांध दीजिए, उसको 1 घंटा रखिए। तो ये जो सूखा कफ है ये गीला होकर के बाहर निकलने लगेगा। बाहर निकलने लगे तो कोई चिंता मत करिए, क्योंकि वो निकल रहा है। निकल रहा है मीन्स आपको स्वस्थ बना रहा है। ये रुका हुआ है, यही खराब है, निकल जाने दीजिए। ये 2 काम आप करके देखिए, और आगे तो राम की मर्जी है, भगवान चाहेगा तो आपका बच्चा अच्छा हो जाए। और कोई प्रश्न? हाँ, अच्छा, नेक्स्ट इस बीच हाँ, में सुरेश जी एक बात सुनिए। इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी पिछले महीने जो कोर्स हुआ था वो कर चुके हैं। उनमें से 1-2 लोग अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। कोई आप जिनको जानते हैं तो मैं अनम्यूट कर दूं उनको। नहीं, आपने आपने जो 16 लोगों को रिकमेंड किया था उनमें से 11 लोगों ने किया है। उनमें से कोई यहाँ पर उपस्थित है क्या? शशि राठी हैं क्या? हाँ, शशि जी है ना? तो बताइए शशि जी, आपका क्या अनुभव है, कैसा लगा आपको? शशि मैम है। अनम्यूट करो सर एक बार। शशि मैम अनम्यूट करो। अनम्यूट कीजिए मैम। प्रणाम भाई साहब पहले तो। और मुझे बताओ बहुत अपने अच्छा जो लगा जो आपने 1 महीने का कोर्स था भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, जो बहुत सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हो गए जो मुझे नहीं पता था। नेचुरोपैथी जाती थी लेकिन वो कंसेप्ट मुझे पता ही नहीं थे कि ये हो सकता है, या ये बीमारी में ये है, या जो बॉडी की जो आपने पूरी संरचना बताई वो तो सबसे ज्यादा काबिले तारीफ थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक बायोलॉजिकल डॉक्टर के सामने जो है हम लोग बैठे और वो पूरी संरचना देख रहे हैं जो अपनी अपनी बॉडी के अंदर अपन को नहीं पता थी। तो वो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, बहुत मजा आया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद, तो बहुत छोटा शब्द है भाई साहब, मैं आपको नहीं दे सकती वो, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं और जो लोगों ने इंटरेस्ट लिया उस कोर्स में, तो वो काबिले तारीफ थे। क्योंकि मतलब एक मिनट भी लोग होल्ड पे या ऐसे नहीं कर रहे थे। तो मैं तो सभी से यही कहती हूँ, अगर ये कोर्स करना चाहे तो जरूर जरूर ज्वाइन करें ये कोर्स। और बहुत लाभदायी कोर्स है जो अपने खुद के शरीर के लिए और फैमिली के लिए है, और स्पेशली खान पान लेडीज के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है कि किस चीज के साथ क्या खाना है, कब खाना, ये सारी डिटेल इतनी अच्छी बताई है भाई साहब आपने। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो कोर्स, और मैं तो कहती हूँ सबको वो कोर्स एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद जी। अनुराधा जी जुड़िए। अनुराधा मैम, आप अपना हाँ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी। मैंने भी ये कोर्स किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा और कई यूजफुल चीजें सीखने को मिली जो आज तक मेरे को मालूम नहीं थी। और मैं विशेष करके सर का धन्यवाद दूंगी, डॉक्टर साहब का और आपका, कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस कोर्स को बहुत सरल शब्दों में सबको समझाया, और हर किसी को ये कोर्स करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये अनुभव है कुछ लोगों के जो पिछले कोर्स में शामिल थे। मैं देखता हूँ कि इसमें नीलम इंगले भी शामिल है। नीलम जी, आपने ड्रॉप क्यों किया?
नीलम जी अपनी माइक खोलिए मैम। नीलम नीलम मैम, ने ड्रॉप क्यों किया? ड्रॉप माने छुरी ज्वाइन ही नहीं किया, पहले ही बोल दिया मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ, ज्वाइन इसके लिए नहीं किया था, कोई 100 की लिमिट थी। सुरेश जी सर का फोन आया था कि फिर तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम कर दूंगी। जी हाँ आपको लगता है आपने कुछ मिस किया है? हाँ जी। चलिए ठीक है, अगले कोर्स में नेक्स्ट ज्वाइन टाइम कर अभी लीजिएगा। अब के बार कर देंगे सर। अब की चालू हो रहा है 22 तारीख से। जी 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 जानी जी से कांटेक्ट कर लीजिए, अगला कोर्स करिए। जी सर, जी सर। देखिए, ये दो लोगों के अनुभव, एक दो के अनुभव आपको सुनाए। एक ने मिस किया, उन्होंने क्या मिस किया उनसे पूछ लीजिए। आप लोग भी मिस मत करिए, कोशिश करिए कि इसका पूरा लाभ उठा सकें। अपने क्वेश्चन लाइए, और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर एक क्वेश्चन है जो इंसान नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहा है, खान पान आचार और विचार रहन सहन सब कुछ फॉलो करते हुए भी 72 साल की उम्र तक कभी मेजर बीमारी नहीं हुई, उसे कैंसर कैसे हो सकता है? कुछ तो कारण होगा। कुछ तो कारण होगा। देखिए, बिना कारण कुछ नहीं होता। हाँ सर। बिना कारण कुछ नहीं होता है। कैंसर के सेल सब लोगों के शरीर में हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। अब कोई ना कोई कारण ऐसा पैदा होता है जिससे वो एक्साइट हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। आतंकवादी हमारे देश में सब जगह फैले हुए हैं, लेकिन अगर वो एक ग्रुप कहीं पर बना लें तो कुछ ना कुछ नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ही उनको मौका मिल जाता है किसी तरह से एकत्रित हो जाने का, और उस समय वो हमला कर सकते हैं। ये जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं कि ऐसा एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों हो गया, तो वो संभव है। क्यों? कि जितने भी स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं कि हमने 1000 लोग ये ले लिए, 1000 लोग ये ले लिए। इन 1000 लोगों में 10 लोगों को ये बीमारी हुई, उन 1000 लोगों में 50 लोगों को हुई। दैट मीन्स वो सिस्टम ठीक नहीं है, इनका सिस्टम ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 को भी नहीं होगी। कोई कोई केस जरूर एक्सेप्शन बनेगा, तो बन सकता है, परंतु ओवरऑल संख्या कम हो जाती है। जिन लोगों की डाइट ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, ऐसे 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लें, और जो साधारण जनसंख्या है 10,000 लोगों को उधर इकट्ठा कर लें। अगर उनके भी डेटा और हमारे डेटा एक तरफ के, दोनों तरफ के डेटा मिलाएं और उन डेटा में इतना फर्क हो, तो निश्चित बात है कि वो बेटर है और ये गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फॉलो करने वालों को कोई वैसी वो बीमारी होगी नहीं, होगी। लेकिन 10,000 में अगर 10 लोगों को होगी और वो 10,000 में अगर 100 लोगों को होगी, तो निश्चित रूप से अंतर है ना। वो अंतर तो रखना, वो अंतर तो मानना पड़ेगा। सर एक 15 साल का युवा है, उसको वीकनेस और पाँव में हमेशा दर्द रहता है और पाँव फीट ऑलवेज बीइंग वेट, मतलब गीले रहते हैं, तो उसका कोई रेमेडीज है? नहीं, क्या कैसे रहते हैं पाँव? एक तो उसके वीकनेस रहती है, हम्म, और पाम और पाँव तेलिया और पगथली जिसको कहते हैं ना, पगथली, हाँ हाँ हाँ। वो हमेशा भीगे हुए या पसीने से रहते हैं, गीले। अच्छा अच्छा, देखिए उसको तो एक बार देखना पड़ेगा, और उसकी सारी खान पान की व्यवस्था और सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो खाने पीने में क्या पसंद करता है, क्या खाता पीता है। क्योंकि साधारण तौर पे हमारे घरों में जो खाना पीना है वो सही नहीं है, तो वो सही करना पड़ेगा। और कुछ और चिकित्साएं भी उसकी होंगी, जैसे गर्म ठंडा सेक करना, गर्म पानी में पैर रखना या ठंडे पानी में पैर रखना। वो सब एक बार देखे बगैर, समझे बगैर उसको नहीं बताया जा सकता। ओके सर। सर एक है जिसको 3 साल से यूट्रेसिया है और इचिंग, सर इचिंग मतलब खुजली की भी समस्या है, तो उसमें कोई उपाय है तो बताइए। ऐसी बीमारी थोड़ा खान पान ठीक करके और स्टीम बाथ लेने से काफी हद तक ठीक हो जाती है।
और हीमोग्लोबिन जिसका कम हो उसका कोई इलाज? कम माने कितना कम? 5.5 है पिछले 4 महीने से। ये तो बहुत कम है। अचानक इतना कम क्यों हुआ? हाँ, कोई कारण है क्या इतना कम हो जाने का? नहीं कारण तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। एक बात है, क्या होता है सुरेश जी कि इसमें कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पर खून लॉस हो रहा है, या कोई ब्लड कैंसर है, इस तरह की कोई चीज हो तो वह सोचा जाए। और अगर इस तरह का कुछ नहीं है तो फिर 4 महीने निकल गए तो और 4 साल भी निकल सकते हैं, कौन जाने। मैरिड है विमन, है जी? मैरिड है और उनके भाई की पत्नी है। उनसे बात करवाइए एक बार, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं ठीक समझ। है। एलर्जी या जुकाम में कोई इलाज हो तो बताइए सर। जुकाम का इलाज तो सीधा ही है, बहुत आसान है। जुकाम का इलाज तो बहुत ही आसान है। जुकाम के इलाज में जैसे ही जुकाम हो, सिर्फ मौसम्बी, कीनू, नारंगी, ये ऐसी कोई चीज़ है, उनका जूस पीना शुरू कर दीजिए। दिन भर में 4-5 गिलास जूस पीजिए और सब भोजन बंद कर दीजिए और कुछ मत करिए। एक। दूसरा, एनिमा लीजिए रोज उन दिनों में। तीसरा, बुखार वगैरह हो जाता हो तो बुखार अगर ज़्यादा हो तो उसको रोकने के लिए ठंडे पानी से पहुँचा लो, ये ठंडे पानी से स्पंज करना, ऐसे तरीके काम में लीजिए, दवाई मत दीजिए और आराम करिए, कुछ मत करिए। जुकाम के बारे में कहते हैं कि अगर दवाई करेंगे तो 7 दिन, कुछ नहीं करेंगे तो 1 सप्ताह, उसको जाना है। अगर इस तरीके से आप जुकाम का इलाज करेंगे तो जुकाम आपको लौट लौट के नहीं आएगा। प्राय ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी कि हमको तो हर मौसम में जुकाम हो जाता है। सर्दी में सर्दी लग जाती है, और कभी मौसम जो परिवर्तित होता रहता है, सीजन चेंज होता है, वो टाइम में बोलते हैं कि ये सर्द गर्मी हो जाती है, बरसात में भीग गए तो जुकाम हो गया। मतलब 12 महीने जुकाम होता ही रहता है और वो अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते। मौसम ऐसा ही है, बैक्टीरिया है, वायरस है, डेंगू फैल रहा है, स्वाइन फ्लू फैल रहा है, इसलिए मेरे को जुकाम हो जाता है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं, अपना शरीर ठीक करो ना। और शरीर ठीक करने के लिए वही विकार निकालने का एकमात्र तरीका है, विकार डालना बंद करो, जो है उनको निकालो। तो डालना बंद कर। अच्छा, एक बात सुनिए, ऐसे भी अगर कोई डेंगू का रोगी, जुकाम का बड़ा भाई है, डेंगू का रोगी किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो क्या करते हैं वो? ड्रिप लगा देते हैं, ग्लूकोज सुला के रखते हैं, बुखार ज़्यादा हो तो उसको रोक देते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बोला आप जूस पियो। जूस में विटामिन सी अच्छा खासा है, खूब बढ़िया सी, और ग्लूकोज उसमें है, तो आपको ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप मिल रहा है, आराम आप कर रहे हैं। तो जो वो कर रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं, सुला के रखो आराम से। बराबर है। 5-7 दिन में अपने आप उतर जाएगा, जुकाम चला जाएगा। और दवाइयाँ खा खा करके आपने जुकाम को रोक दिया, एंटीबायोटिक खा करके आपने जुकाम को दबा दिया, तो थोड़े दिन बाद फिर होने वाला है। अगर आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो जो तरीका मैंने बताया उसको करिए। मुंह से नाक से स्टीम लीजिए, ये और ऊपर के ट्रीटमेंट हैं, बस और क्या करना। सर जी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट के लिए कुछ है? सुरेश जी, अगर इनका कोई इलाज है तो प्राकृतिक चिकित्सा में ही है, और मैनेज करना है तो एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर आपको इलाज चाहिए तो प्राकृतिक चिकित्सा में आइए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के सीख लीजिए और उनको अडॉप्ट कर लीजिए लाइफ, मुक्ति पा जाएंगे। मैनेज करना है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खाते रहिए, आयुर्वेद में भी है, एलोपैथी में भी है, करते रहिए, कोई बात नहीं।
सागर, यस सर। तो सबसे ये रिक्वेस्ट करो भाई कि जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ सर। वो हर महीने 1000 से 2000 रुपए मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं। हाँ सर। और अपने आप को और बीमार कर रहे हैं वो। बराबर है। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स जो है हमारा, ये अपने जो 22 मार्च से जो कोर्स है, हाँ सर। वो ज्वाइन कर ले। उसके में और 1000 रुपए भी केवल हम लोग मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, इसमें कोई कमाई नहीं है। सही बात है। और अगर किसी को पसंद नहीं आओ तो 2000 रुपए वापस दे देंगे हम। क्योंकि ये मतलब अब ये बीमारी तो डे बाय डे बढ़ती है। सही बात है सर। और जो आपने बीमारी सालों में की है, वो डॉक्टर साहब 1 मिनट में जवाब नहीं दे सकते हैं। सही बात है सर। और हर आदमी 5 से 10 बीमारी से फिर तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ और बोल देता हूँ मेरे को पसंद नहीं आया। 1000 के 2000 में डॉक्टर साहब, ये आजकल बिजनेस मार्केटिंग जो है, मतलब लोग बाग हर महीने 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं मेडिकल पे, पर प्राकृतिक चिकित्सा में चेंजेस जो हैं, अब मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, साल भर से हम लोग इतने सारे डॉक्टर्स को लिया है यहाँ पे जूम मीटिंग में, पर जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, सुनने से तो फायदा होगा नहीं कुछ। फायदा तो होगा ही नहीं, चेंज मतलब सुनने के बाद में अपने आप को 1% चेंज तो करना ही पड़ेगा। मेरा ये फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सागर, और कोई सवाल? सवाल तो काफी सारे हैं, अस्थमा के लिए और इसके कब्ज के लिए। डॉक्टर साहब, आप चैटिंग पढ़ पा रहे हैं क्या अपने कंप्यूटर पे? क्या चीज? ये कंप्यूटर पे जो चैटिंग सिस्टम है, हाँ, वो आप देख पा रहे हैं क्या? उसमें कंप्यूटर में नहीं देख पा रहे हैं आप? नहीं, मैंने ऑन नहीं किया उसको। अच्छा, ऑन नहीं किया आएगा है। ना, अभी देख नहीं पा रहे सर वो। चलो आएगा ना। चलो सर, फटाफट सवाल पूछ लो डॉक्टर साहब। हाँ, फटाफट जवाब दे देंगे। अस्थमा के लिए, एसिडिटी और कब्ज के लिए नेचुरोपैथी में इलाज है क्या, और क्या ट्रीटमेंट है? एसिडिटी का तो जरूर इलाज है, और अस्थमा का इलाज क्या है कि वो बहुत पुराने कई प्रकार के रोगों को दबा दबा के रखा हुआ है, इसलिए आप घर में कर नहीं पाएंगे। किसी प्राकृतिक चिकित्सा होम में चले जाइए, वहाँ पर इलाज करवाइए, तो आपको रिलीफ तो जरूर मिलेगी। वो 100% मिलेगी, 90% मिलेगी, 20% मिलेगी, ये मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता। अस्थमा की हालत तो यही है। बाकी एसिडिटी है, अगर उसका प्रॉपरली इलाज होगा तो 100% मिलेगी। और मेरी जो किताब है, उस किताब में एक पार्ट ही दिया हुआ है एसिडिटी के लिए क्या करना है। उस पार्ट को फॉलो करेंगे तो जरूर जरूर सबको लाभ। सर, विटामिन B12 का मेन कोई सोर्स बता दीजिए। विटामिन B12 का सोर्स एक तो है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, घी नहीं, दूध, दही, छाछ, ये जो है, ये उसका विटामिन B12 का सोर्स है। या फिर नॉन वेज सोर्स है। जो वेजिटेरियन है उनको इसीलिए मैंने कहा ना, वीगन डाइट मत पकड़िए, क्योंकि वीगन डाइट में विटामिन B12 की शॉर्टेज हो जाती है। और विटामिन B12 आपके न्यूरो सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। या फिर उसके आजकल केमिकल सप्लीमेंट भी आते हैं, वो आप फूड सप्लीमेंट के तौर पर उसका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो भी तभी काम करेंगे जब थोड़ा बेस में होगा। बेस में नहीं होगा तो बालू की दीवारें कभी भी गिर जाएगी। बेस में कैसे आएगा? डेयरी प्रोडक्ट के रास्ते से। सर, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम फीमेल की कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए एक तो उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। एक खाने में सिंगाड़े का आटा और कमलगट्टा वगैरह, ये चीज़ें जो पानी में उगती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। 2, और तीसरी बात है, थायराइड के लिए गले पर जो पट्टी मैंने बताई थी अभी खांसी के लिए, वैसी पट्टी गले पर लगाइए। ये करने से, और साथ में अपना जनरल खाना पीना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जनरल खाना पीना अच्छा नहीं होगा तो कोई चिकित्सा काम नहीं करेगी। ये करेंगे तो 4-6 महीने में थायराइड में इफेक्ट तो आने लग जाता है। एक RC महेश्वरी जी का कोई सवाल है। महेश्वरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आभा जी का और राधा जी का? वैक्सीनेशन मेरे मम्मी पापा 60+ है, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि मैं उनको कोविड वैक्सीनेशन दिलाऊं? फिर से बोलिए। कोविड वैक्सीन के लिए सवाल है सर कि कोविड वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 60+ है मदर फादर। ले लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। राधा जी, सागर सर, ये मेरी सिस्टर है उत्तराखंड से। राधा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरी सिस्टर की बेटिया है मेरी, उत्तराखंड से, नैनीताल से। श्वेता जी बोलो बढ़िया। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे फेस पे काफी सालों से एक्ने हैं, 7-8 साल हो गए हैं, बॉडी में भी हैं काफी। नहीं, आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। आप मेरे बताइए सागर, क्या बोल रही है? मेरे फेस पे काफी सालों से एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है मुझे। पिंपल्स पीठ में? हाँ, हाँ मेरी बैक में भी है, फ्रंट नेक में भी, बॉडी में और फेस पे। ये पिंपल्स के लिए आपको जो मैंने जुकाम के लिए इलाज बताया था, वही इलाज आप पकड़ लीजिए और साथ में स्टीम बाथ लीजिए। स्टीम बाथ? हाँ। ओके। और डाइट में कुछ चेंज? डाइट में तो मैंने कहा ना, जो जुकाम के लिए भी बताया था, हाँ। 4-5 दिन तक आप खाली मौसम्बी का जूस पी के रहिए, खाना बंद कर दीजिए, एनिमा लीजिए। अनीमा, ओके ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट से तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी बार मुझे बोला गया कि डेयरी प्रोडक्ट से भी एक्ने वगैरह निकल रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? क्या बोला गया काफी बार आपको? जैसे दूध वगैरह, ये सब चीजें नहीं लूं। तो मैंने डेयरी, दूध के लिए तो बोला नहीं, आपको जूस पीने के लिए बोला है। हाँ मतलब दूध वगैरह मैं बंद कर दूं कुछ टाइम के लिए? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं ठीक से नहीं ये सुन कह रहा। रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट को मैं बंद कर दूं क्या, आप अगर आप कहें तो? आप वेजिटेरियन है क्या? हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बिल्कुल बंद तो नहीं करना है, थोड़ा बहुत लेते रहिए। सर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है और हमेशा होठों के पास में रैशेस हो जाते हैं, 8 साल की बच्ची है। ये शरीर में विकार हैं, और वो विकार हो सकता है पुश्ते नहीं आए, माँ बाप पिछले हैं, तो उसके लिए आपको कुछ दिन तक डट के चिकित्सा करनी होगी। उनका खाना पाना ठीक करिए, चेहरे पर भाप लगवाइए, और नमक कम खिलाइए, और ये जो बाजार की मिठाई वगैरह आती है बिल्कुल बंद कर दिए, चॉकलेट वगैरह मत दीजिए। सर हेयर फॉल के लिए नेचुरोपैथी में कोई इलाज? हेयर फॉल का भाई मेरे ज्ञान में तो किसी चिकित्सा में कोई इलाज नहीं है, न किसी तेल से न किसी शैम्पू से हेयर बढ़ सकते हैं। हेयर फॉल तो जो होगा तो होगा ही। ये कर सकते हैं कि एक तो सिर में मालिश करें, जैसे कोई भी तेल ले लीजिए, जो खाने में तेल आता है, रिफाइंड तेल मत लीजिए, खाने में जो तेल काम में लेते हैं वो तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल लीजिए, प्याज डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, गर्म करके वापस ठंडा हो जाए तब उसमें 2-4-5 उंगली डाल करके, और उसमें उससे फिर सिर पे ऐसे मालिश करिए, इस तरह से खूब अच्छा सिर पे मालिश करो। ऐसा करने से वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़कर थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है, और मेजर रिलीफ की आशा नहीं करना चाहिए, ये जेनेटिक मामला है। और कोई? सर कौन बोल रहे हैं? अभिषी? अविश्री, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कोविड में हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक मतलब हॉस्पिटल में 8 दिन थी एडमिट मेरी मदर इन लॉ, लेकिन अभी भी उनको बहुत वीकनेस है और बहुत ऐसे थकावट आ जाती है बहुत जल्दी।
और हमेशा बॉडी एक रहता है। आप उनसे सीधे बात करा सकती हैं क्या? उनसे बात कराऊं? या बेटर ये है कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए, कोर्स खत्म होने के बाद में आप खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा नहीं कैसे कर सकते हैं, परंतु उनको खाने में आप प्रोटीन बात कर सकते हैं, उनको है यहाँ पे। नहीं, सुनिए, आप एक काम करिए, नमस्कार। खाने में उनको आप प्रोटीन बढ़ाइए, और नहीं तो प्रोटीन एक्स दीजिए दूध के साथ में। खाने में प्रोटीन बढ़ाइए और प्रोटीन एक्स दीजिए दूध के साथ में। बाकी उनका वेट वगैरह कैसा है, शरीर कैसे है? आरसी महेश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा सर। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्णा। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को जो है अभी 2.5 साल पहले क्लोटिंग हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक, तो उसकी वजह से उनकी याददाश्त काफ़ी कम हो गई है, भूल जाती हैं बार बार चीज़ को, और अभी सही से ठीक नहीं हुई है। इलाज काफ़ी करवाया, एडमिट भी किया था, तो उन्होंने बोला कि ये तो कह नहीं सकते, इसका हमेशा चलती रहेगी ये चीज़, और जो है इसको हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो भी सकता। देखिए, तो सर इसका अनफॉर्चुनेटली ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर ब्रेन के कुछ अंग खत्म हो जाते हैं, और कोई चिकित्सा नहीं है जिससे कि वो वापस बनाए जा सके। एक ही तरीका है कि फिजियोथेरेपी होते रहना चाहिए, जिससे जो हम काम नहीं कर रहे हैं वो शायद पिकअप कर लें, शायद पिकअप कर लें, बोल रहा हूँ, कर ही लेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा। जी जी। तो इसके लिए सर खान पान में ऐसा कुछ ध्यान रखना है क्या, देना नहीं देना, जो चीज कोई चीज है? खान पान में देखिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन मैंने जो सिंघाड़े का आटा, कमलगट्टा वगैरह बताया था, उनकी पूरी मत बनाइए। सिंघाड़े का आटा गेहूं के आटे मिला करके रोटी बना के वही खिलाइए। जी सर। सिंघाड़े खिलाइए। सिंघाड़े। पर एक चीज़ आप सोचिए कि होता क्यों है। जी सर। ये होता है 99% जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो ब्लड प्रेशर से होता है। यस सर, यस सर। ब्लड प्रेशर कोई नियंत्रण में रखें तो होगा ही नहीं। अब एक बार हो गया है तो होने पर जितना ब्रेन डैमेज हो गया वो वापस नहीं बन सकता। उस भाग जो डैमेज हो गया है उसकी गतिविधि दूसरे भाग ले सकते हैं, ले ही लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और ले सकने के लिए जरूरी ये है कि वो जो भाग काम करना बंद कर दिए हैं उनकी फिजियोथेरेपी अच्छे से हो, लगातार हो, लंबे समय तक हो, तो शरीर के जो दूसरे ब्रेन के जो दूसरे भाग हैं वो उस बीमारी को या उसकी गतिविधि को पकड़ सकते हैं, तो थोड़ी गति मिल सकती है। और सर इसके जो है ये एक्चुअली इनको बीपी की वजह से ही हुआ था। हम क्या हॉस्पिटल में दिखाते, डॉक्टर ने इनको सही एडवाइस नहीं दिया कि बीपी की गोली हमेशा तो चलेगी। इसीलिए ध्यान रखिए कि जिनको बीपी की, डायबिटीज की, थायराइड की दवाई है वो अपनी मर्जी से कभी बंद मत करिए, और इसमें कभी नेग्लिजेंस नहीं तो दूसरी गंभीर बीमारी हो जाएगी। रवि लखोटिया जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरे एक पैर में काफी दर्द रहता है जो घुटन कमर से लेकर पोटरियों में होता है। मैं वो पैर ज्यादा उठा ही नहीं सकती हूँ, तो इसका कोई इलाज है? इसके लिए एक एक्सरसाइज है, वो करने से आपको जरूर रिलीफ मिलेगी। वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कौन सी है सर? अब वो मैं क्या बताऊँ आपको। अगर आप किसी को जानते हो जिसने कोर्स किया है, उनके पास वो पुस्तक है, या उनके सुरेश जी के पास पुस्तकें हैं, वो आप मंगा लीजिए। और उसमें जो लास्ट का लेसन है सबसे अंत में, कमर का दर्द लिखा हुआ है, उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, उनको फॉलो करिए। एस भंडारी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ लीजिए।
उमा लुनिया जी, आप हाँ पूछिए। बोलिए। मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड थायराइड की के लिए भी प्रॉब्लम मैंने है, बताया ना किसी को, कमजोरी लगता है। थायराइड के लिए भी बताया ना, उज्जाई प्राणायाम करो, गले पर पट्टी लगाओ, उज्जैन प्राणायाम। और खाने में सिंगाड़े वगैरह ऐसी चीजें खाइए। गिरीश जी धूत, मेरी वाइफ को लिम्फोमिया है बॉडी में, कोई मेडिसिन उसके लिए? कोई इलाज नहीं है, ल्यूकेमिया का कोई इलाज नहीं है। कई लोग क्लेम करते हैं कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, भरोसा नहीं कर सकते उन पर। प्रीति महेश्वरी जी। हाँ सर, जय श्री कृष्णा। मेरे को ये पूछना था, खाना और प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस बहुत बन जाती है और सारे दिन पेट बहुत दर्द करता, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बताएं। जहाँ दर्द होता है वहाँ गर्म ठंडा सेक करिए, गर्म ठंडा सेक एक। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती है और बाद में गैस होती रहती है तो एनिमा लीजिए, और 3-4 दिन कुछ मत खाइए, एकदम भूखे रह जाइए, अपने आप भूख भी लगने लगेगी और सब डाइजेस्ट होने लगेगी। उपवास करना सीखो। सर अभी तक के तो सारे क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन है। चलो सागर, काफी टाइम हो गया है, इस बार तो हो भी गया है। ठीक है सर, क्लोज करते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कोर्स में जरूर आइए। जितने लोग कोर्स में आएंगे उतना ही आपको सबको लाभ मिलेगा। बाकी आगे इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है, जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना आपको ज्यादा लाभ। बराबर है सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाला आप। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए हैं इसमें, तो किसी को भी कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप या फोन कर देंगे आपको। मेल से भेजिए सागर, मेल से भेजिए। ईमेल एड्रेस डाल दो इनका। ठीक है सर, मेल और डलवा देता हूं। एक बार डॉक्टर साहब ईमेल एड्रेस बोल दीजिए ना आपका प्लीज। क्या चीज? आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी क्या है आपका? क्या चीज बोल रहे हैं? ईमेल आईडी आपका सर। ईमेल आईडी बहुत सीधा है, glmundra@gmail.com। GL मुंद्रा MOONDRA @gmail.com। ठीक है सर, ये मैंने ईमेल आईडी सबको। वैसे मेरी किताब में नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।